हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ के गुण के बारे में, यानी कि फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उससे क्या क्या गुण होते हैं, हमने उसको जेनेटिक मटेरियल क्यों माना, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा और कई बातों को हमने जाना कि जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हमें पता चला कि हमें कई बार अपना प्रयोग हुआ, ठीक है, प्रयोगों के द्वारा हमें पता चला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हमें प्रयोग के द्वारा पता चला कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़े से पुराने समय में चलते हैं, थोड़ा सा पहले समय में चलते हैं, तो वहां पर मिलता है हमको सन वायरस की बात कर लेते हैं। सन वायरस के अंदर बेटा हम दो चीजों को जान लें, तो हमारे पास जो ऐसे भी वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता, ठीक, ऐसे भी कुछ वायरस होते हैं, कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए नहीं है। इसमें हम बात कर लें टीएमवी और 5B बैक्टीरियोफेज। 5B बैक्टीरियोफेज और टीएमवी वायरस, ये ऐसे दो वायरस हैं जिनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, यहां भी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बोथ टीएमवी एंड 5B बैक्टीरियोफेज वायरस है आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो अब बात यहाँ पर फंसती है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने प्रयोग किया था, उसको पता लगाया कि जो डीएनए होता है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है यहाँ पर ना। पीआईडी आप लोग देखते हैं दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन हमने पढ़ा कि जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं, बल्कि जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि हम आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं कहते, डीएनए को क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, इस रीजन को हम जानने वाले हैं। ओके, जस्ट वेट एक सेकेंड। ओके, चलते हैं, बात करते हैं कि किस किस कारणों की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए माना गया, ठीक है, और क्यों आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया। चलिए उसको जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ चार प्रमुख कारण हैं, चार प्रमुख रीजन है जिनकी वजह से डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। ओके, चलिए हम पहले आप इसको स्क्रीन पर लिखिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चार प्रमुख जो लक्षण है, चार प्रमुख जो गुण है वो है जो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ बनाने में काम करते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें संरचनात्मक और रासायनिक, पहले हम कंपेयर करेंगे डीएनए और आरएनए में केमिकल और स्ट्रक्चरल बेस पर। ठीक है, केमिकली और स्ट्रक्चरली बेस पर ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। संरचनात्मक और रासायनिक रूप से अस्थायी
अस्थाई कौन होता है ना, अस्थाई कौन होता है इस पर बात करेंगे। दूसरी नंबर पर हम बात करेंगे किसमें जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, उत्परिवर्तन जो होता है वो धीमी गति से किसमें होता है, धीमी गति से उत्परिवर्तन। अब देखो भाई, धीमी गति से उत्परिवर्तन जो होता है, क्यों हम धीमी गति के उत्परिवर्तन को देख रहे हैं, इसके पीछे का जो रीजन है, धीमी गति से उत्परिवर्तन आने का जो रीजन है, अगर वो उत्परिवर्तन क्या हो जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज उत्परिवर्तन अगर हो जाए तो भी क्या है, समस्या आ जाएगी। उत्परिवर्तन अगर तेज हो जाए तो भी समस्या आ जाएगी। समस्या क्या होगी, इसको अस्थायी तो नहीं मिल पाएगा, ये अस्थायी नहीं हो पाएगा, ठीक है। समस्या ये है कि ये अस्थायी नहीं हो पाएगा, अस्थायी नहीं होगा। दूसरी समस्या, अगर जो उत्परिवर्तन है वो क्या हो, तेज हो, उत्परिवर्तन क्या हो, तेज हो, तो भी समस्या आ जाएगी। तेज उत्परिवर्तन होगा तो भी समस्या आ जाएगी। समस्या ये इसमें आ जाएगी, ये जो अस्थायित्व है इसका, समस्या क्या है पहले देख लेते हैं। समस्या क्या है, अस्थायी कम होगा, अस्थायी कम होगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि अगर उत्परिवर्तन बहुत धीरे हो, बहुत धीमी गति से उत्परिवर्तन हो, धीमी गति से उत्परिवर्तन हो, तो समस्या क्या होगी, तो समस्या ये आएगा कि यहां पर जो वेरिएशन होगा लो होगा, वेरिएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम वेरिएशन होगा, कम भिन्नता होगा। भिन्नता कम हो जाएगा, ओके। तो भैया जो उत्परिवर्तन है वो धीमी गति से ही होनी चाहिए। समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर बहुत तेज उत्परिवर्तन कराएंगे तो समस्या क्या आएगी, समस्या आने वाली है कि इसको अस्थायी तो नहीं मिलेगा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो अस्थायी नहीं रहेगा। उसके अगर हम तेज कराते हैं तो फिर भी समस्या हो जाएगी, ये कम अस्थायी होगा। धीमी गति से अगर हम कराते हैं, बहुत धीमी गति से कराते हैं तो ये कम भिन्नता होगी, समस्या ये होगी कि कम भिन्नता होगी, ओके। अब अगला अगर हम देखते हैं, दूसरा हो गया हमारा, तीसरा देखते हैं कि दूसरे में हम कहाँ कंपेयर कराने वाले हैं। तीसरे में अगर हम देखते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन के अंदर जाता है ना, यानी कि कौन, या फिर हम देखते हैं सीधे सीधे प्रतिनिधिकरण के हिसाब से, या प्रतिनिधिकरण, या फिर इसे कौन करते हैं प्रतिकृति को देखते हैं, ठीक। इतना पहले आप नोट करते चलिए, मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आएगा, दिक्कत होगा, बट डोंट माइंड, आगे की बातें जो है इसी के आधार पर मैं तो की पॉइंट बता रहा हूँ कि ये चीजें उनको देखना है, कंपेयर करना है डीएनए वर्सेस आरएनए में, तब जाकर के पता चल जाएगा कि हम डीएनए को क्यों अनुवांशिक पदार्थ माना था, ओके। अब अगर हम चौथे में बात करें तो चौथा क्या होता है, ऐसा कौन है, कौन मेंटल के अनुवांशिक नियमों का पालन करता है, मेंटल के अनुवांशिक नियमों का पालन, अनुवांशिक नियमों का पालन, अनुवांशिक नियमों का पालन कौन करता है, ठीक है। इन सभी इन चार पॉइंट्स को लेकर के हम चलेंगे। 4 पॉइंट में हम कंपेयर कराएंगे डीएनए वर्सेस आरएनए का, डीएनए वर्सेस आरएनए का हम कंपेयर कराएंगे इन 4 पॉइंट को लेकर के, तब जाकर के एकदम क्लियर हो जाएगा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों है, व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, व्हाई नॉट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ओके। अब हम चलते हैं आगे की ओर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं, ओके। चलिए सॉफ्ट कर दे थोड़ा सा, अगर हम देखते हैं रासायनिक रूप से अस्थायी,
रासायनिक रूप से अस्थायी को देखते हैं, अस्थायी को देखते हैं, ठीक है। केमिकली स्टेबल, केमिकली स्टेबल को देखते हैं हम डीएनए आरएनए, और इधर बना लेते हैं थोड़ा संरचनात्मक रूप से अस्थायी। अस्थायी यानी कि स्ट्रक्चरल स्टेबल। स्ट्रक्चरल स्टेबल कौन है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिकल स्टेबल, केमिकल स्टेबल यानी कि रासायनिक रूप से अस्थायी डीएनए है या फिर आरएनए है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डीएनए आरएनए के अलावा एक और चीज देंगे, प्रोटीन, क्योंकि जो हर्षे चेस का प्रयोग था उसके पहले प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था, इसलिए हम थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ाकर लिखेंगे प्रोटीन के बारे में भी, ताकि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मैं इतना कोशिश करूंगा और आप हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म को काफी आगे तक ले जा सकें, जिससे और बच्चों की मदद हो सके। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं डीएनए की। यहाँ लिख देते हैं आरएनए और यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं ना। ओके, चलते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए में, पहले नंबर की अगर बात करते हैं रासायनिक रूप से डीएनए में, तो क्या होता है यहाँ पर डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है। डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक, प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, अब अगर हम बात करते हैं थायमिन जो होता है वो अस्थायी होता है। थायमिन जो होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। लेकिन अगर हम इधर बात करते हैं यूरासिल की, ये अस्थायी होता है। अस्थायी यानी कि ये क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, अभिक्रियाशील होता है। ओके, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव होता है ना। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ऐसा कुछ केस नहीं होता। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो जो हम थायमिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, एडलीस्ट थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये हमारे प्यूरिन और pyrimidine है। और जो हमारा थायमिन होता है वो डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है और उधर ये भी डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो दो दूसरे नंबर का कार्बन होता है ना, इसके दूसरे नंबर के कार्बन पर यानी कि 2' जो कार्बन होता है, 2' पर जो होता है वहां पर हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके 2' कार्बन पर हाइड्रोजन पाया जाता है और इसके जो 2' कार्बन होता है, 2' कार्बन पर क्या पाया जाता है? OH पाया जाता है। इसके 2' कार्बन पर OH पाया जाता है। पहला डिफरेंट, दो डिफरेंट हो गया हमने। यहाँ पर बताया कि जो डीएनए होता है उसमें थायमिन पाया जाता है जो कि अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। वेयर आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में यूरासिल पाया जाता है जो कि अस्थायी नहीं होता, वो अभिक्रियाशील होता है, यानी कि वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। एंड सेकंड नंबर पर हमने बात किया कि जो डीएनए होता है उसके सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन पाया जाता है। वेयर अगर हम बात करते हैं आरएनए में, तो आरएनए के सेकंड नंबर कार्बन पर OH पाया जाता है। ओके ना, और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो काट देते हैं। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या होता है यहाँ पर, तो उसको भी देख लेते हैं। डीएनए जो होता है वो डीएनए कभी भी क्या करता है? कैटालिस्ट की तरह व्यवहार नहीं करता। कैटालिस्ट की तरह व्यवहार नहीं करता, यानी कि वो तो प्रेरक को हम इंग्लिश में कैटालिस्ट कहते हैं। लिस्ट के भांति व्यवहार नहीं करता। कैटालिस्ट के भांति क्या करता है? व्यवहार नहीं करता, व्यवहार नहीं करता। अगर हम डीएनए की बात कर ले तो वो कैटालिस्ट के भांति व्यवहार नहीं करता। वेयर अगर हम दूसरी तरफ आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो क्या करता है? कैटालिस्ट की तरह व्यवहार करता है। सभी आरएनए नहीं, तो कुछ आरएनए होते हैं ना, कुछ आरएनए जो होते हैं वो उत्प्रेरक के भांति व्यवहार करते हैं।
जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम। देखो मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, जो एंजाइम होता है वो ही उत्प्रेरक की भांति काम करता है। जैसे अगर हम बात करें गांव की भाषा में, तो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दो पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है और तीसरा आकर बोलते तो फलाना ऐसे कह रहा, ठीक है, बोलते फलाना तो कैसे कह रहा था, तब तक दोनों जो झगड़ा जो होगा, जो मुंह से हो रहा होता है वो डंडा से होने लगेगा। बस कैटालिस्ट का काम यही होता है। कैटालिस्ट का काम होता है अभिक्रिया की दर को तेज कर देना। ओके, अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भैया खाए का प्रोटीन, काहे का प्रोटीन जो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, ये तो पहले से ही अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है और इसमें कैटालिस्ट होता है, पहले से ही अनस्टेबल है, कैटालिस्ट भी होता है। तो काहे का प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल वाला कैरेक्टर पाया गया नहीं, पाया गया, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये रही केमिकली, ठीक है, ये रहा रासायनिक रूप से स्थायित्व। तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया जो डीएनए होता है वही तो हमारा रासायनिक रूप से स्थायी मिला। आरएनए कहाँ मिला? आरएनए तो रिएक्शन नहीं करता है, इसमें कैटालिस्ट ही पाया जाता है। ओके, तो ये स्थायी नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक रूप से बात कर लेते हैं, तो हमारे जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है इसमें डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड पाया जाता है। इस प्रकार से डीएनए में डबल स्ट्रैंड पाया जाता है। और अगर हम आरएनए की बात कर लें, आरएनए की बात कर लें, आरएनए में इस प्रकार से सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है। तो भैया अस्थायी कौन हुआ? जो ज्यादा पाया जाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अस्थायी होगा, जिसके पास थोड़ा सा होगा वो, तो भैया इसके पास डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी कि इसके पास ज्यादा पैसा है, ये अस्थायी होगा, ये अस्थायी होगा, डीएनए अस्थायी होगा। और सेकंड नंबर पर बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो पीएच होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का जो पीएच मान होता है वो, अगर हम तापमान देते हैं, टेम्परेचर यानी कि टी देते हैं, तापमान, तापमान के हिसाब से क्या होता है, हिसाब से बदलता जाता है। तापमान के हिसाब से क्या होता है, बदलता जाता है। तो क्लियर हो गया ना भाई, जो हमारा डीएनए है वो स्टेबल है क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंड पाया जा रहा है, और जो आरएनए है उसमें सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, वो अनस्टेबल है। और जो प्रोटीन है तो वो तो कितना काम का नहीं है बेचारा, क्योंकि उसको तापमान दो फिर भी बदल जाएगा, कम करो फिर भी बदल जाएगा, झगड़ा भी करा देता है। ओके, इतना आप नोट कर लो, यहाँ पर लिख करके हम डीएसपी होता है, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड का होता है, और जो आरएनए होता है वो एसएस होता है। एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो मैं चाहता हूं कि आप इसका सेम शॉट ले लें। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन में पढ़ करके आपको सुना सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है। तो आप कोशिश करिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मैं इसके आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर बच्चा हम दूसरे नंबर बात करें तो परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन वो भी कौन सा? धीमी गति का। धीमी वाला परिवर्तन, धीमी गति का परिवर्तन। ओके, अगर हम बात करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए की अगर हम बात कर ले, स्टेबिलिटी तो हमने देख लिया, केमिकल स्टेबिलिटी देख लिया, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हमने देख लिया, यानी कि रासायनिक रूप से अस्थायी और संरचनात्मक रूप से अस्थायी जो मिला हमको डीएनए मिला। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की बात करते हैं, तो डीएनए और आरएनए में कौन ज्यादा धीमी गति से परिवर्तन करता है? अब अगर हम बच्चा बात कर लें डीएनए की, तो डीएनए जो होता है वो स्लो म्यूटेशन करता है। डीएनए क्या करता है? धीमी गति से परिवर्तन करता है। धीमी गति से परिवर्तन करता है डीएनए,
यानी कि डीएनए हैव स्लो म्यूटेशन, डीएनए हैव स्लो म्यूटेशन। डीएनए की डिटेल्स बता रहे हैं। ओके, ये हो गया। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि ये स्लो म्यूटेशन करता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, स्लो म्यूटेशन करने का कारण क्या है। कारण ये है कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डीएस डीएनए होता है, क्योंकि इसमें डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है, जिसके कारण यहाँ पर म्यूटेशन होता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये होता है कि डीएनए के अंदर, दूसरा रीजन ये होता है कि डीएनए के अंदर डीएनए जो होता है वो केमिकली स्टेबल होता है, डीएनए जो होता है वो रासायनिक रूप से स्थायी होता है। डीएनए क्या होता है, रासायनिक रूप से अस्थायी होता है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए अगर डबल स्ट्रैंड है, यानी कि डीएनए में दो कुंडली पाई जाती है, तो दो कुंडली पाने के बाद इसमें क्या होता है, तो दो कुंडली पाने के बाद डीएनए के अंदर जो रिपेयर होता है, डीएनए के अंदर जो रिपेयर होता है, रिपेयर होता है वो पाया जाता है, रिपेयर ऑकर। इसका मतलब ये होता है कि अगर डीएनए कहीं गलती से भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, डीएनए अगर कहीं गलती से भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अपने आप को ठीक कर सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं डीएनए की दो स्ट्रैंड है, ओके, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से ना, अभी बता रहे कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं। तो एडेनिन हमेशा बॉन्डिंग करता है थायमिन के साथ, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करता है, ग्वानिन हमेशा करता है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा करता है ग्वानिन के साथ। इससे अगर हम यहाँ पर बना लें थायमिन एडेनिन, ओके। अब अगर गलती से क्षतिग्रस्त के कारण, गलती से क्षतिग्रस्त के कारण यहाँ तो साइटोसिन है, यहाँ पर थायमिन आ जाए, यहाँ पर जो साइटोसिन है वहां पर थायमिन आ जाए, तो भैया ये पहचान नहीं लेगा, यही क्षति है, पहचान नहीं लेगा, क्योंकि भाई ये हमेशा से साइटोसिन के साथ रहते आ रहा है। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के साथ हमेशा से रहते हो और कभी दूसरा दोस्त आ जाए जबरदस्ती, तो आप उसके पास एडजस्ट कर लोगे, उसके साथ नहीं कर पाओगे। तो भाई ये ग्वानिन जो है इसका दोस्त साइटोसिन है, तो ग्वानिन अपने दोस्त के साथ रहेगा कि थायमिन के साथ, किसी गैर के साथ नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से क्या करता है, ये ग्वानिन थायमिन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है, साइटोसिन को फिर से बुला लेता है। तो इस प्रकार से भैया यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होता है वो बहुत धीमी गति से उत्परिवर्तन होता है, स्लो म्यूटेशन होता है, क्योंकि डीएनए के पास कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, संपूरक नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है, संपूरक नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब आगे अगर बात करते हैं इसी में, तो पहले ध्यान में ये 5 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम होता है। दूसरी बात ये कि जो डीएनए होता है उसी के अंदर केवल टूट फूट की मरम्मत पाई जाती है, डीएनए के अंदर ही रिपेयर पाया जाता है, आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। तो भैया यहाँ तो अपने आप स्टेबल हो गया। अगर आरएनए की बात कर लें, आरएनए की बात कर ले तो भैया इसके पास कोई भी कंप्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो इसके में कोई भी कहीं भी जा सकता है, हेरफेर कर सकता है, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास कंप्लीमेंट्री बेस पेयर है ही नहीं, संपूरक नाइट्रोजन क्षार है ही नहीं। और दूसरी बात, इसमें रिपेयर भी नहीं होता, रिपेयर नॉट अकर। दूसरी सबसे बड़ी कारण कि इसमें रिपेयर नहीं होता, अगर ये कहीं से टूट गया तो अपने आप को वापस से बना भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से अगर हम डीएनए और आरएनए की म्यूटेशन में अगर हम बात कर लेते हैं, म्यूटेशन में अगर हम बात कर लेते हैं
तो म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए में शुरू होता है, और साथ में अगर हम बात कर लें डीएनए साथ में अगर बात कर लें तो डीएनए में जो होता है वो रिपेयर भी पाया जाता है, यानी कि टूट फूट की मरम्मत भी डीएनए के अंदर होती है और आरएनए के अंदर रिपेयर नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर म्यूटेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। म्यूटेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो परिवर्तन होता है म्यूटेशन जो होता है वो बहुत तेज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये धीरे धीरे होता है। इस प्रकार से स्थायी है। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं आरएनए में, आरएनए का जो भाई यूरासिल पाया जाता है, कहाँ लिखे यहाँ पर, आरएनए का जो यूरासिल पाया जाता है, यूरासिल जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। अगर हम बात कर लें जैसे यूरासिल जो होता है वो बदचलन होता है, यूरासिल जो होता है बदचलन होता है, भाई किसी के भी साथ सेट हो जाता है तो वो हरामी है ना। तो भाई यहाँ पर जो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है वो केवल और केवल अपने परिवार के ही साथ रहेगा, केवल और केवल एंडिंग के साथ रहेगा, न कि आ जाएगा गुआनिन और साइटोसिन के साथ। लेकिन ये जो यूरासिल है ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है, ये किसी के बाद जा सकता है, किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है ना। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर डीएनए जो होता है उसमें रिपेयर होता है, लेकिन आरएनए रिपेयर नहीं होता। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो होता है, यानी कि प्रतिनिधिकरण कैसा होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है, प्रतिनिधिकरण होता है, वो किसमें होता है और किसमें नहीं होता, ये बात करने से अगर हम बात करते हैं नंबर 3 पर रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति की रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है रेप्लिका के बाद, रेप्लिकॉन के बाद। मतलब ये है कि ये हमारा जो डीएनए होता है वो भैया छोटा सा नहीं है, वो छोटा बड़ा इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ा है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 मीटर, 2.2 मीटर की होती है। तो एक साथ इतने बड़े डीएनए में रेप्लिकेशन करवाना, प्रतिकृति करवाना थोड़ा सा कठिन काम होता है। क्या करते हैं वैज्ञानिकों ने, क्या किया, उन्होंने देखा कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करता है, लेकिन छोटे छोटे खंडों में बढ़ करके, छोटे छोटे खंडों में टूट करके करता है इस प्रकार से। तो भैया ये जो इसका छोटा छोटा खंड है इसी को हम कहते हैं रेप्लिकॉन, इसी को कहते हैं रेप्लिकॉन। तो यहाँ पर अगर हम रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, प्रतिकृति की बात करते हैं, रेप्लिकेशन की बात करते हैं, रेप्लिकेशन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। और वो कैसे होता है वो भी जान लीजिए। जो डीएनए और आरएनए में रेप्लिकेशन होता है बच्चा, वो होता है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, ये बोथ यानी दोनों न्यूक्लियोटाइड चैन बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड चैन बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड चैन बनाने के कारण इसमें रेप्लिकेशन होता है। ओके, दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो हम रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन जो होता है, प्रतिकृति जो होती है इसकी, प्रतिकृति जो होती है इसकी वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के आधार पर होती है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के आधार पर होती है। ओके, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होने के कारण ये कर सकते हैं। बोथ रेप्लिकेशन, बोथ कैन रेप्लिकेशन, यहां पे बोथ कैन रेप्लिकेशन बाय कंप्लीमेंट्री बेस पेयर। ओके, ये आप इसके साथ लिखिए।
लेकिन इतना याद रखिएगा कि दोनों में जब रेप्लिकेशन होता है, दोनों में जो प्रतिलिपिकरण होता है वो रेप्लिकॉन के द्वारा होता है। ठीक, और अगर हम इसमें बात करें थोड़ा सा प्रोटीन को भी घुसेड़ देते हैं। प्रोटीन जो होता है बेचारा कुछ नहीं कर पाता। प्रोटीन क्या करता है, अपनी कॉपी नहीं बना सकता ना, कॉपी नहीं बना सकता। प्रोटीन क्या करता है, अपनी कॉपी नहीं बना सकता। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो आप सेकेंड साइज तो थोड़ा नोट करके जाइए, मेरा तो इधर उधर लिख दिया मैंने, एडजस्ट कर लीजिएगा, आप पीछे बैठे थोड़ा सा पूछ करके लीजिए। अभी देखते हैं, अगर हम अगले नंबर में बात करते हैं तो कौन सा ऐसा है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो मेंडल के नियमों का पालन करता है? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? नंबर 4, मेंडल के नियमों का पालन। क्योंकि मेंडल के नियमों का पालन कौन करता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? देखो, अगर हम बात करते हैं, डीएनए जो होता है इस प्रकार से होता है, और डीएनए के किसी एक सेगमेंट पर जीन पाया जाता है, और अगर हम इस जीन को निकाल लें, अच्छा जीन को निकाल लें, इस जीन से क्या होता है, वो प्रोटीन, आरएनए बना सकता है। जीन से क्या बन सकता है, आरएनए बन सकता है। ये डीएनए है और ये आरएनए है, और आरएनए जो होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन बना लेता है। कितना क्लियर हुआ कि डीएनए में जीन पाया जाता है और इस जीन के अंदर पाया जाता है आरएनए। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। और जो प्रोटीन होता है इसी के अंदर ट्रेड पाए जाते हैं, इसी के अंदर ट्रेड पाए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चा जो आरएनए होता है वो सीधे प्रोटीन का निर्माण करता है। एक मिनट, आरएनए सीधे प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर हम बात कर लें जो आरएनए होता है, आरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए, आरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात कर ले इधर डीएनए की, डीएनए जो होता है वो सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। डीएनए क्या करता है, सीधे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। ओके, नाउ अगर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं, डीएनए जो होता है, डीएनए पहले आरएनए में बदलता है और आरएनए जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन जो होता है वो ट्रेड का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो डीएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण के लिए थोड़ा सा कम अच्छा होता है, क्योंकि इसको पहले आरएनए में बदलना पड़ेगा, फिर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन ट्रेड बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो पालन करते हैं मेंडल की ट्रेड को, मेंडल के नियम का जो पालन करते हैं, तो दोनों डीएनए और आरएनए पालन करते हैं। लेकिन प्रोटीन ये भी बनाता है, ट्रेड ये भी बनाता है, प्रोटीन और ट्रेड ये भी बनाता है। इस प्रकार से दोनों जो होते हैं वो मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो भाई क्या करना है, आपको समझदार है, और जरूर बताएं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में। ओके, और क्लास को डेली करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।